हाय एवरीवन। पॉलिटी का अध्ययन करते हुए हम अभी तक कई चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें वहाँ से देखिए। आज की वीडियो में हम संविधान का संशोधन की प्रणालियाँ और वे महत्वपूर्ण संशोधन जो अभी तक हुए हैं उन सभी को देखेंगे। साथ ही आज ही हम संविधान की मूल संरचना क्या है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान में संशोधन। ये बात हम जानते हैं कि भारत का संविधान ना तो बहुत लचीला है ब्रिटेन की तरह और ना ही अमेरिका के संविधान की तरह बहुत कठोर है। इसीलिए भारतीय संविधान में संशोधन भी ना तो अत्यधिक सरलता से होते हैं और ना ही बहुत मुश्किल से। भारतीय संविधान इन दोनों प्रणालियों का मिश्रण है, वह लचीला भी है और कठोर भी है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं: संसद के साधारण बहुमत के द्वारा और अनुच्छेद 368 के द्वारा। अनुच्छेद 368 के द्वारा मूलतः 2 प्रकार से संशोधन होता है, इसलिए एक तो साधारण बहुमत और 2 प्रकार से अनुच्छेद 368। इसे मिलाकर ही कहा जाता है कि संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किस प्रकार संविधान में संशोधन किया जाता है। संसद का साधारण बहुमत से तात्पर्य है कि संसद के जो सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जब संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करें तो मात्र साधारण बहुमत के द्वारा वह पारित हो जाए। ऐसे में कहा जाता है कि यह विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो गया है। इस प्रकार साधारण बहुमत से नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य विधानसभा का निर्माण, संसद की प्रक्रिया नियम इत्यादि को संसद के साधारण बहुमत द्वारा ही संविधान में संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे प्रावधान हैं, ऐसे विषय हैं जो मात्र साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधित हो जाते हैं। आइए अब हम संसद के विशेष बहुमत द्वारा या ये कहें कि 368 अनुच्छेद के द्वारा कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं, इसके आधार पर 2 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। एक तो विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानमंडल की संस्तुति के द्वारा। सबसे पहले हम देखते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संसद के विशेष बहुमत से तात्पर्य संसद में उपस्थित और मतदान देने वालों सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों संख्या का बहुमत, ऐसा संसद का विशेष बहुमत कहलाता है। अनेकों प्रावधान हैं संविधान के जिन्हें संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि संविधान के अधिकतम प्रावधान ऐसे ही हैं जो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जो विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित हो जाते हैं। वे प्रावधान निम्नलिखित हैं, जैसे संविधान में मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन करना है तो वह विशेष बहुमत के द्वारा हो जाता है। उसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्व, इनमें भी यदि संविधान में संशोधन करना है तो नीति निर्देशक तत्वों का संशोधन भी संसद के विशेष बहुमत के द्वारा हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रावधान हैं जो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित हो जाते हैं। अब हम कुल संविधान संशोधन का तीसरा प्रकार और अनुच्छेद 368 के आधार पर दूसरा प्रकार देखते हैं, जिसके आधार पर संविधान में संशोधन होता है। यह है संसद का विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की विधानमंडल की संस्तुति। इस प्रकार से निम्नलिखित प्रावधान हैं या निम्नलिखित विषय हैं जिनमें संशोधन होता है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से विषय हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में संशोधन। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि मूलतः आधे राज्यों की संस्तुति कहाँ आवश्यक है तो उसके लिए ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि आधे राज्यों की संस्तुति उन विषयों के लिए चाहिए जहाँ कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है वह प्रभावित होता हो।
इसीलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियाँ हो या केंद्र राज्य संबंध हो, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जहाँ पर आधे राज्यों की संस्कृति चाहिए होती है। उसके पीछे मूल कारण यही है कि भारत की संघीय व्यवस्था बनी रहे और राज्यों के अधिकार भी बने रहें। आइए अब हम देख लेते हैं भारतीय संविधान के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन हैं जिन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जानना बहुत आवश्यक है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन संविधान सभा के सदस्यों ने ही किया था। मतलब संविधान जिन्होंने निर्मित किया उन्हें ही संविधान का संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई थी। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। स्टूडेंट्स, 7वें संविधान संशोधन के बारे में एक बात और जान लेनी चाहिए कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही यह निर्धारित किया गया था कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। इसके पश्चात 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। यह भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। इससे पहले यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन न्याय के बराबर ही हो सकता है, लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1971 में यह धारणा बदल दी गई। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसके द्वारा संविधान के एक बहुत बड़े भाग को परिवर्तित कर दिया गया था और काफ़ी कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था को एकीकृत और केंद्रीकृत बना दिया गया था। इसे इतना परिवर्तित किया गया कि इस संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, क्योंकि इससे पहले संविधान में यह स्पष्ट नहीं था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है अथवा नहीं है। इस संविधान संशोधन से मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बनाया गया था। यह संशोधन समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के उच्च आदर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से किया गया था। इसके पश्चात 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। यहाँ तक कि 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे प्रावधानों को बदल दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 352 का संशोधन कर यह उपबंध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण सशस्त्र विद्रोह होगा। पहले यह स्थापित था कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है। 61वां संविधान संशोधन 1989। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे संविधान का 73वां संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इसी के आधार पर बाद में ग्रामों में ग्राम पंचायत के चुनाव होते थे। दोस्तों, ग्राम पंचायत के चुनाव इस संशोधन से पहले भी हुआ करते थे, लेकिन संशोधन होने के पश्चात ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992, यह भी इसके साथ ही हुआ था। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। उसके पश्चात चेयरमैन और मेयर जैसे जो पद थे उन्हें भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। आइए अब हम हाल फिलहाल में हुए संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों को देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के कुछ भूभागीय स्थलों की अदला बदली को लेकर हुआ था। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी को लागू करने के लिए किया गया था। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग अर्थात पिछड़ा वर्ग आयोग जो था उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए किया गया था। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा
अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 में संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कुछ 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। 104वें संशोधन के द्वारा एससी और एसटी के आरक्षण को 2023 तक बढ़ाया गया। आइए अगला टॉपिक है संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। संविधान की मूल संरचना के बारे में केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधायिका अनुच्छेद 68 के तहत संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। स्टूडेंट्स, एक आश्चर्यजनक तथ्य ये भी है कि संविधान की मूल संरचना नाम का कोई भी शब्द संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। हम कह सकते हैं कि संविधान की मूल संरचना को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर कुछ ऐसे तथ्य स्पष्ट किए हैं, कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जिनके आधार पर मोटा मोटा संविधान की मूल संरचना का आकलन लगाया जा सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से विषय हैं जिन्हें संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। इन विषयों में प्रमुख हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन से तात्पर्य है कि नीति निर्देशक तत्व और संवैधानिक जो दूसरे प्रावधान हैं जैसे मौलिक अधिकार और दूसरे प्रावधान उनके मध्य संतुलन, और साथ में नीति निर्देशक तत्वों के मध्य भी आपसी संतुलन। इसके पश्चात संविधान की सर्वोच्चता, संप्रभुता, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता जो हमारे राष्ट्र की पहचान है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अर्थात विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, संघीय व्यवस्था, एकता और अखंडता, इसमें राज्यों को जो अधिकार मिले हैं वो भी शामिल हैं, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा जिसके आधार पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और अन्यत्र चीज़ों का भी न्यायपालिका देखती है कि उचित है या अनुचित, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली। इसके अलावा कुछ और भी तथ्य हैं जो संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और इसका पता हमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों से ही चलता भी है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम संविधान की इसी प्रकार व्याख्या करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम संविधान के दूसरे विषयों पर जल्दी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।